नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जिसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, और जिसका पेपर कोड है SOC 102F, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? तो ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी क्षेत्र को शहर बनाने के लिए सबसे जरूरी है? तो किसी क्षेत्र को शहर बनाने के लिए सबसे जरूरी गैर किसी व्यवसायों की प्रधानता है, जैसे उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सच्चा भारत गांव में बसता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो प्रसिद्ध कथन है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कस्बा सामाजिक दृष्टिकोण से किसके बीच का एक संक्रमणकालीन चरण है? तो कस्बा जो है गांव और शहर के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व आमतौर पर कैसा होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, शहरों में किस प्रकार के प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर रूप में पाई जाती है? तो छठवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शहरों में ज़्यादा पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण लोग मुख्य रूप से किस पर्यावरण के अधिक निकट होते हैं? तो ग्रामीण लोग जो होते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अधिक निकट होते हैं। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शहरी जीवन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शहरी जीवन की जो मुख्य विशेषता है ये तेज और व्यस्त जीवन है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण समाज में पड़ोसी का संबंध कैसा होता है? तो ग्रामीण समाज में पड़ोसी का जो संबंध होता है वो बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और अनौपचारिक संबंध होता है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गांव से शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन को क्या कहा जाता है? तो गांव से शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन को नगरीय प्रवासन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कस्बों में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आमतौर पर गांव से बेहतर होती है? तो 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं कस्बों में गांव से बेहतर होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ है? तो सोशियोलॉजी शब्द का जो निर्माण है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर के हुआ है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पहले किस शहर को समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो बंबई को मुख्य केंद्र माना जाता था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे किस देश के निवासी थे? तो अगस्त काम्टे जो है फ्रांस के निवासी थे। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में किस प्रसिद्ध विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? तो 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। AR वाडिया का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रारंभिक दौर में किस विषय के साथ मिलकर पढ़ाई होती थी? तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक साथ चलते थे, दोनों का विभाग में पहले एक में था। तो सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम भारतीय समाजशास्त्रियों में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है? तो 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। MN श्रीनिवास जो है भारतीय समाजशास्त्री हैं इसमें से। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र में
मानव समाज के अध्ययन को कैसा उपागम माना जाता है? तो मानव समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक और सामाजिक उपागम माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वीं का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के विकास को गति देने के लिए शोध कार्य क्यों जरूरी है? तो 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए शोध कार्य जो है जरूरी है। तो ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो सोशियोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा या आधिकारिक कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति किस प्रकार के समूह का उदाहरण है जिसमें बाहर निकलना सामान्यतः कठिन होता है? तो जाति है जो है एक बंद समूह का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब राज्य का मुख्य पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक नृत्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य का जो मुख्य लोक नृत्य है वो भांगड़ा है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व का मनाया जाना क्या दर्शाता है? तो यह जो है धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अपने राज्य या क्षेत्र को देश के अन्य क्षेत्रों से श्रेष्ठ समझना और केवल अपने क्षेत्रों के हितों की बात करना क्या कहलाता है? तो इसको जो है क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो संस्कृत जो है वो इंडो आर्यन या भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो सद्भाव बनाए रखने के लिए एक दूसरे की संस्कृति का आदर करना आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, केरल राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? तो केरल में जो है मलयालम बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः आदिवासियों या जनजातियों का मुख्य निवास स्थान कहाँ होता है? तो 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक क्षेत्रों में होता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य पारंपरिक आधार क्या रहा है? तो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का जो पारंपरिक आधार है वो वन उत्पाद और लघु कृषि का उत्पाद रहा है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 342 के अंतर्गत दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है जो जनजातीय कल्याण के कानूनों को भी समाहित करता है? तो 35 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध जनजातीय सांस्कृतिक त्योहार कौन सा है? तो बिहू मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समय में बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से जनजातियों के सामने कौन सी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है? तो सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है और भूमि से बेदखली की समस्या उत्पन्न हुई है। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनजातियों में गोत्र का क्या महत्व होता है? तो 38 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह सामाजिक संगठन और विवाह के नियमों को तय करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से किसके लिए काम करता है? तो यह जो है विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए काम करता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहने वाली एक प्रमुख प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संबंध किस वर्ग से था जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनजातीय समुदाय से इनका संबंध था। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, परंपरागत हिंदू समाज में वर्ण कितने माने गए हैं? तो 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, विवाह का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? तो विवाह का मुख्य सामाजिक उद्देश्य होता है परिवार की स्थापना और संतानोत्पत्ति को वैध मान्यता देना। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ईसाई समाज में विवाह सामान्यतः कहाँ संपन्न कराया जाता है? तो ईसाई समाज में जो विवाह होता है वो चर्च में संपन्न कराया जाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मातृसत्तात्मक परिवार में वंश का नाम किसके नाम पर चलता है? तो माता के नाम पर चलता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त परिवार की एक सामान्य पहचान क्या होती है? तो 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक ही घर, साझा रसोई और संपत्ति पर सामूहिक अधिकार, ये जो है संयुक्त परिवार की पहचान होती है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवार क्यों बढ़ रहे हैं? तो रोजगार, स्वतंत्रता की इच्छा और शहरीकरण के कारण जो है वर्तमान समय में संयुक्त परिवार टूट रहा है और एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, धर्म व्यक्ति को मुख्य रूप से क्या सिखाता है? तो धर्म जो है मुख्य रूप से नैतिक आचरण, परोपकार और पवित्रता का मार्ग सिखाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक वर्ग का उदाहरण है? तो सामाजिक वर्ग का जो इसमें से उदाहरण है वो मध्यम वर्ग है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दहेज निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध किस संस्था का आधार है? तो परिवार का आधार है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद की अनुमति किसे है? तो मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद की जो अनुमति है पति और पत्नी दोनों को धार्मिक कानूनी नियमों के अनुसार है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति व्यवस्था में सामाजिक स्थिति बदलने के लिए व्यक्ति को क्या बदलना पड़ता है? तो 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति व्यवस्था में जन्म से मिली स्थिति बदलना सामान्यतः असंभव होता है, यानी जिस जाति में व्यक्ति पैदा होता है उसी जाति का रह जाता है, बदलता नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पास हुआ था? तो यह जो है 2005 में पास हुआ था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह में सप्तपदी या 7 फेरों का क्या महत्व है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह विवाह को धार्मिक और कानूनी रूप से पूर्ण बनाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, पवित्र वस्तुओं और शक्तियों की पूजा करना किस सामाजिक संस्थान का मुख्य हिस्सा है? तो 57 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह धर्म का मुख्य हिस्सा है। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण समाज में भूस्वामी या जमींदार वर्ग के पास मुख्य रूप से किस चीज का नियंत्रण होता है? तो मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि का नियंत्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक वर्ग की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो श्रमिक वर्ग की आजीविका का जो मुख्य साधन है वो फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों या दुकानों में शारीरिक श्रम या मजदूरी है। तो ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक ही वर्ग के लोगों के बीच आमतौर पर क्या समान होता है? तो 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन के अवसर और जीवन शैली जो है समान होता है। तो बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का आकार कैसा हो रहा है? तो मध्यम वर्ग का जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है,
फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को किस क्षेत्र का श्रमिक माना जाता है? तो नियमित कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र का श्रमिक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और योग्यता से अपना वर्ग बदल सकता है। यह कथन वर्ग व्यवस्था की किस प्रकृति को दिखाता है? तो यह जो है खुली प्रकृति को दिखाता है कि वर्ग जो है खुला होता है, उसमें कोई भी निकल सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बटाईदार किन्हें कहा जाता है? तो बटाईदार जो है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और फसल का एक हिस्सा मालिक को देते हैं, उनको बटाईदार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शहरी मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करते हैं? तो 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर पर खर्च करते हैं। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। वर्तमान समय में उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? तो जनसंख्या विस्फोट का जो मुख्य कारण होता है जन्म दर का उच्च बने रहना और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर जो में तेजी से गिरावट आना। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो प्रकृति उसे किस माध्यम से नियंत्रित करती है? तो प्रकृति उसको जो है अकाल के माध्यम से, महामारी के माध्यम से, बाढ़ और भूखमरी के माध्यम से नियंत्रित करती है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार एक विकसित और साक्षर समाज की पहचान क्या है? तो नियंत्रित, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या सबसे कम थी? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति को शामिल किया जाता है साक्षरता दर मापने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। जन्म के समय किसी व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्षों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा किस कार्यक्रम के प्रचार के लिए दिया गया था? तो यह जो है परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण के प्रचार के लिए दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसके कारण जो है संसाधनों की कमी होती है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने से जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि दर में सकारात्मक कमी आती है, उस पर नियंत्रण जो है लगता है क्योंकि जागरूकता बढ़ती है। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। भारत में व्यवस्थित और नियमित रूप से हर 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य किस वर्ष से लगातार शुरू हुआ? तो 1881 से शुरू हुआ। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का एक मुख्य आधुनिक कारक कौन सा है? तो एक मुख्य आधुनिक कारक है शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और आधुनिक कानून। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जातिवाद के कारण समाज को क्या नुकसान होता है? तो जातिवाद के कारण समाज में भेदभाव बढ़ता है, ईर्ष्या और ऊंच नीच की भावना बढ़ती है जो विकास को रोकती है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजनीति में धर्म का दुरुपयोग करना और धार्मिक आधार पर समाज को बांटना क्या कहलाता है? तो इसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है, नक्सलवाद की समस्या मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में अधिक देखी गई है? तो नक्सलवाद की जो समस्या है वो पिछड़े, ग्रामीण और घने जंगली जनजातीय क्षेत्रों में अधिक देखी गई है। डी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, यहाँ खाली स्थान है, देश है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान आदर करता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष देश है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पश्चिमीकरण का एक सीधा सरल उदाहरण क्या है? तो पश्चिमीकरण का जो उदाहरण है, आधुनिक वेशभूषा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और वैज्ञानिक उपकरणों को अपनाना, ये पश्चिमीकरण का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक एकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो स्कूलों में बच्चों को सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सर्वधर्म समभाव की भावना को सिखाया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, जातिवाद को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो जातिवाद को कम करने के लिए अंतर जातीय विवाह और शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नक्सलवादी हिंसा को रोकने के लिए सरकार का सबसे प्रभावी स्थायी कदम क्या हो सकता है? तो प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, भूमि सुधार और बुनियादी सुविधाओं को पहुंचा करके जो है नक्सलवादी हिंसा को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सा समूह आगे बढ़ता है? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न या पिछड़ी जातियां अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। ये ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिकीकरण का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आधुनिकीकरण का संबंध जो है नए और वैज्ञानिक विचारों, तार्किकता या समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने से है। ये ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया? तो यह जो है 1955 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जब लोग अपने संकीर्ण जातिगत स्वार्थों के लिए गुप्त संगठन बनाते हैं और समाज के अन्य वर्गों का विरोध करते हैं तो यह बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है आपसे पूछा गया है? तो जातिवाद को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, नक्सलबाड़ी गांव जहां से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारतीय संदर्भ में क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण और स्वतंत्रता देना। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन का सीधा सरल अर्थ क्या होता है? तो 95 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाज के ऊंचे ढांचे, संबंधों, संस्थाओं और मूल्यों में समय के साथ आने वाला बदलाव जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक दंगों का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? तो सांप्रदायिक दंगों का सबसे बुरा असर जो है आम जनता के जीवन, संपत्ति और आपसी भाईचारे पर पड़ता है। ये ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किसे समाप्त करना आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करना आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, आधुनिक समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने सूचनाओं के आदान प्रदान और सामाजिक संबंधों को बहुत तेज और सुलभ बना दिया है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समाज शास्त्र के अनुसार किसी भी समाज में परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है?
तो परिवर्तन की जो प्रकृति होती है यह एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का मुख्य उद्देश्य है जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। सी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।